Hello everyone, I hope you all are doing good. So in today's session, I will be discussing about the concept of banking sector reforms in India. And I will be discussing about what are banking reforms, why banking reforms are necessary, the history of banking sector reforms in India, important acts and the policies, major reforms and the challenges. तो चलिए शुरू करते हैं without wasting any time. तो बैंकिंग रिफॉर्म्स होते क्या है? बैंकिंग रिफॉर्म्स ऐसे चेंजेस को रेफर करते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एड्रेस द वीकनेसेस इन द बैंकिंग सेक्टर एंड अलाइन इट विद द कंट्रीज इकोनॉमिक गोल्स। और जो ये रिफॉर्म्स होते हैं इनका एम होता है टू मेक द बैंक्स मोर एफिशिएंट, कॉम्पिटिटिव एंड accessible while ensuring that they remain financially strong and capable of handling the risk. Why they matter? जो बैंक्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कंट्रीज इकोनॉमी बाय मोबिलाइजिंग द सेविंग्स, प्रोवाइडिंग द लोन्स एंड फैसिलिटेटिंग द ट्रेड. And for the banking system to thrive, it must evolve with the changes in the technology, global economic trends, and the domestic needs. So the key objectives of the banking reforms are, जो बैंकिंग रिफॉर्म्स होते हैं वो स्ट्रेंथन करता है बैंक्स को फाइनेंशियली टू मैनेज द रिस्क, ये इम्प्रूव करता है सर्विसेज को यूजिंग द टेक्नोलॉजीज, ये इन्हेंस करता है एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज फॉर ऑल द सिटीजन्स, और ये अलाइन करता है इंडियन बैंकिंग प्रैक्टिसेस को विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. सो वाई आर बैंकिंग रिफॉर्म्स नेसेसरी? जो बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड फॉर द मल्टीपल रीजंस, जैसे कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ. जैसे कि टू हैंडल द इकोनॉमिक चैलेंजेस, इंडिया इकोनॉमी ग्रोइंग है और ये स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम काफ़ी नीडेड है टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्मॉल बिजनेसेस. और जो रिफॉर्म्स होते हैं वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो बैंक है वो हमेशा कैपेबल हो ऑफ लैंडिंग इवन ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन्स और द क्राइसिस. सेकेंड वन इज दी टू रिजॉल्व द बैड लोन प्रॉब्लम्स. जो बैड लोन्स हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ये कब अगर होते हैं? जब बोरर्स जो है वो लोन्स को रीपे नहीं कर पाते हैं, और यही चीज़ बैंक्स को वीकन कर देती है और रिड्यूस करती है उनकी एबिलिटी को टू गिव द फ्रेश लोन्स. तो रिफॉर्म्स इसमें क्या करता है? जो बैंकिंग रिफॉर्म्स बनाए जाते हैं वो हेल्प करता है बैंक्स को टू रिकवर दीज लोन्स एंड प्रिवेंट दी फर्दर लॉसेस. थर्ड वन इज दी टू इंक्लूड एवरीवन इन द बैंकिंग. So there is a significant portion of the Indian's population, especially in the rural areas, जिनके पास एक्सेस है ही नहीं बैंकिंग सर्विसेज की. तो रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बाय ब्रिंगिंग बैंकिंग फैसिलिटीज टू प्रमोट द एरियाज थ्रू स्कीम्स लाइक द प्रधानमंत्री जन धन योजना. फोर्थ वन इज टू कीप अप विद द टेक्नोलॉजी. जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी रैपिडली अडॉप्ट कर रहा है टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स एंड द मोबाइल बैंकिंग ऐप्स. तो रिफॉर्म्स जो है वो इंश्योर करते हैं इंडियन बैंक्स को कॉम्पिटिटिव रहें और बाय एम्ब्रेसिंग दी सच एडवांसमेंट्स लाइक दी ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स एंड दी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स. फिफ्थ वन इज दी टू स्ट्रेंथन द पब्लिक ट्रस्ट. जो रिफॉर्म्स होते हैं वो बैंक्स को इंश्योर करते हैं कि ये लोग स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, और टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड बूस्टिंग द ट्रस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड द इन्वेस्टर्स. सिक्स्थ वन इज द टू मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. इंटरनेशनल गाइडलाइंस जैसे कि बेसल नॉर्म्स जो कि रिक्वायर होते हैं बैंक्स को टू मेंटेन द एडिक्वेट सर्विसेज टू हैंडल द रिस्क, और रिफॉर्म जो है वो इंडियन बैंक्स को हेल्प करते हैं टू कंप्लाई विद दीज रूल्स. So now we are going to read about the history of banking reforms in India. Banking reforms in India reflect the journey of the banking sector through various challenges and the milestones as the country's economy evolved. और जो ये रिफॉर्म्स हैं इनको ग्रुप किया गया है into the 5 major phases, और each characterized by the specific developments, issues addressed and the structural changes. तो चलिए वन बाय वन इन 5 मेजर्स को बढ़ते हैं. तो द वेरी फर्स्ट इज द प्री इंडिपेंडेंस एरा, दैट मीन्स द बिफोर 1947. तो इस टाइम पे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम था वो काफ़ी इनफैंसी था, काफ़ी इनफॉर्मल वे में था, और जो सेक्टर था वो काफ़ी लिमिटेशंस को फेस करता था. तो बैंकिंग सिस्टम उस टाइम पे जो मोस्टली बैंक्स थे वो क्या थे? वो प्राइवेट थे और वो कंसंट्रेट करते थे इन द अर्बन एरियाज, और प्राइमरली वो किसको सर्व करते थे?
only to the wealthy merchants and the industrialists. तो वहाँ पे काफ़ी कम फोकस था on the rural areas or the agriculture which employed the majority of the India's population. सेकेंड वन इज द की डेवलपमेंट्स जो की डेवलपमेंट्स लिए गए थे, जैसे कि इंडियन कंपनीज एक्ट को लॉन्च किया गया था 1913 में. ये एक्ट प्रोवाइड करता था एक लीगल फ्रेमवर्क को फॉर द बैंक्स, सेटिंग द गाइडलाइंस एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड द ऑपरेशंस. हाउएवर ये काफ़ी लिमिटेड था इन स्कोप और ये इंश्योर नहीं करता था स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और प्रोटेक्शन फॉर द डिपॉजिटर्स. नेक्स्ट की डेवलपमेंट विच हैज़ बीन टेकन, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1935 के अंदर. तो आरबीआई क्रिएट किया गया था एज अ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट एंड ओवरसी द बैंकिंग सेक्टर्स. और ये आरबीआई था वो रिस्पॉन्सिबल था फॉर कंट्रोलिंग द करेंसी इशुएंस, मैनेजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्टिंग एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. थर्ड वन इज द चैलेंजेस. तो चैलेंजेस जैसे कि फ्रीक्वेंट बैंक फेलियर्स ड्यू टू द लैक ऑफ रेगुलेशन, लिमिटेड पब्लिक ट्रस्ट था उस टाइम पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एब्सेंस था फोकस ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द रूरल क्रेडिट. नाउ दिस इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 टू 1968. तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी इन 1947, तो इंडिया ने काफ़ी चैलेंजेस को फेस किया था टू बिल्ड दी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी. तो बैंकिंग सिस्टम था वो काफ़ी रीस्ट्रक्चर्ड किया गया था टू सपोर्ट दी नीड्स ऑफ डेवलपिंग नेशन. तो चैलेंजेस थे जैसे कि लैक ऑफ एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर द फार्मर्स एंड द स्मॉल बिजनेसेस. रूरल एरियाज जो थे वो काफ़ी अंडर सर्व थे बाय द बैंकिंग सिस्टम. बैंक्स जो थे वो काफ़ी प्राइमरली प्रॉफिट ओरिएंटेड थे और वो डेवलपमेंट गोल्स को निगलेक्ट करते थे. तो की एक्शंस क्या लिए गए थे उस टाइम पे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को लॉन्च किया गया था 1949 के अंदर, जिसने एम्पावर किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज ऑल बैंक्स इन इंडिया. और इसने प्रोवाइड की थी गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन. तो अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं जिसकी फॉर्मेशन 1955 में की गई थी, तो ये इंपीरियल बैंक था इंडिया का जिसको नेशनलाइज किया गया था और रीनेम किया गया था एसबीआई टू फोकस ऑन द रूरल एंड देन as well as to the agriculture banking. Oh, and SBI became a leader in providing the financial services to the rural and the underserved areas. अब जो impact थे, इसने laid किया foundation for a regulated banking system, increase करी reach को bank services की in the rural areas, strengthen किया the role of the Reserve Bank of India as the regulator. Now this is the third phase, which is the nationalization phase 1969 to 1980. तो इस फेज ने काफ़ी सिग्निफिकेंट शिफ्ट को मार्क किया था इन द इंडियंस बैंकिंग लैंडस्केप, विच इज़ ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन द सोशल जस्टिस एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ. तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था उस टाइम पे. 14 मेजर बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज किए गए थे और जो ये बैंक्स थे वो कंट्रोल करते थे अबाउट दी 70% ऑफ द कंट्रीज डिपॉजिट्स को. तो सेकेंड वेव आई थी 1980 के अंदर, जहाँ पे 6 मोर बैंक्स को और नेशनलाइज किया गया था to expand the banking services further. And the post-nationalization, the government owned and controlled these banks. So objectives are to ensure that the banking serve development goals rather than purely commercial interest, direct credit to the priority sectors such as agriculture, small industries and the exports, expand the banking services to the rural and the semi-urban areas. So the impact of the nationalization phase is the priority sector lending. इन्होंने मैंडेट किया लैंडिंग टारगेट्स किसके लिए? फॉर द एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस और द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए. नेक्स्ट वन इज द ब्रांच एक्सपेंशन. बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू ओपन द ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज लीडिंग टू द इंक्रीज एसेसिबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर द फार्मर्स एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड द सोशल गोल्स. बैंकिंग जो था वो एक टूल बन चुका था फॉर अचीविंग द ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. So the next one is the liberalization phase 1991 to 2000. इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस किया इन 1991, जिसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ट्रिगर किया. बैंकिंग रिफॉर्म्स काफ़ी क्रूशियल पार्ट बन चुके थे ऑफ दीज चेंजेस, जैसे कि ट्रिगर फॉर द रिफॉर्म्स, जो बैंकिंग सिस्टम था उनको मॉडर्नाइज करना था टू सपोर्ट अ मोर ओपन एंड द कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी. की रिफॉर्म्स क्या लिए गए थे? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. उस टाइम पे क्या हुआ? एंट्री हुई न्यू प्राइवेट बैंक्स की, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड द एक्सिस बैंक.
और इसने इनकरेज किया कंपटीशन को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया और कस्टमर सर्विसेज को इन्हांस किया। सेकेंड वन इज द इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। बैंक्स जो थे उनको अलाउ किया टू सेट देयर इंटरेस्ट रेट्स, मेकिंग द सिस्टम मोर मार्केट ड्रिवन। थर्ड वन इज दी नरसिम्हम कमेटी रिकमेंडेशंस। तो इसमें क्या हुआ था, कैपिटल एडिक्वेसी हुई थी, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ था और फोकस किया था प्रॉफिटेबिलिटी पे। जैसे कि बैंक्स जो थे उनको मेंटेन करना था मिनिमम कैपिटल रिजर्व को, जिसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स, और रिड्यूस करनी थी इंटरफेरेंस को इन द बैंकिंग ऑपरेशंस टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। इंटरफेरेंस कौन सी, गवर्नमेंट कंट्रोल की, और फोकस करना था प्रॉफिटेबिलिटी को, जैसे कि इन्होंने इंकरेज किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द एसेट क्वालिटी। नाउ द इम्पैक्ट इज दे हैव इंक्रीज द कंपटीशन इन द बैंकिंग सेक्टर। इंट्रोडक्शन हुआ मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस का, इंक्लूडिंग द एटीएम्स एंड द ऑनलाइन बैंकिंग, और इसने स्ट्रेंथन किया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉर मैनेजिंग द रिस्क एंड द बैड लोन्स। दिस इज द फिफ्थ phase, that is the modern era 2000 to the present। अब जो बैंकिंग रिफॉर्म्स का फोकस क्या है, वो है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ग्लोबलाइजेशन एंड द रिजॉल्विंग स्ट्रक्चरल इश्यूज लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। की चेंजेस आर डिजिटलाइजेशन, इसमें वाइड स्प्रेड हुआ था अडॉप्शन ऑफ द कोर बैंकिंग सोल्यूशन, इनेबल किया था कस्टमर्स को टू एक्सेस द बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच, और इसने लॉन्च किया था डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को, जैसे कि यूपीआई, नेफ्ट एंड आरटीजीएस। तो नेक्स्ट वन इज बैंक मर्जर्स। तो इसमें क्या हो गया था, कंसोलिडेशन किया गया था स्मॉलर पब्लिक बैंक्स को इनटू द लार्ज एंटिटीज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस। एग्जाम्पल एसबीआई था, उसको मर्ज किया गया था विद द एसोसिएट बैंक्स इन द 2017। नेक्स्ट वन इज द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड। तो इसमें क्या हुआ था, इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क रिजॉल्विंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसने क्या किया, जैसे ये इनेबल हुआ, इसने क्या किया, फास्ट रिकवरी की बैड लोन्स की बाय एम्पावरिंग दी बैंक्स टू टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट दी डिफॉल्टर्स। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स। इनिशिएटिव लिए गए थे जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, एम टू ब्रिंगिंग दी मिलियंस ऑफ अनबैंक पीपल इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, इसने इन्हेंस किया कस्टमर एक्सपीरियंस को विद द डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, इम्प्रूव किया फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक्स थ्रू द बेटर एनपीए रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, और एक्सेस को इंक्रीज किया ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज फॉर द रूरल एज वेल एज फॉर द अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन। These are the important acts and the policies in the banking reforms, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। तो इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज ऑल द कमर्शियल बैंक्स इन द इंडिया, एंड इट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस, जैसे कि लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स, मेंटेनेंस ऑफ द रिजर्व्स एंड इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। और जो ये एक्ट था काफ़ी क्रूशियल था सेफ गार्डिंग के लिए द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड इंश्योरिंग द साउंड प्रैक्टिसेस इन द बैंकिंग सेक्टर। सेकेंड वन इज द नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 एंड 1980। तो 1969 में जो हुआ था उसमें नेशनलाइजेशन किया था 14 बैंक्स का। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया था इन 1969, citing the need to channel more credit to the priority sectors such as the agriculture, small businesses and the exports। और जो ये मूव था इसने एक्सपैंड किया बैंकिंग सर्विसेज को टू द रूरल एरियाज और इंश्योर किया कि जो बैंकिंग रिसोर्सेज हैं वो यूज हो फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द 1980 नेशनलाइजेशन 6 बैंक्स। तो इसमें क्या हुआ, द गवर्नमेंट थे उन्होंने 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया टू फर्दर स्ट्रेंथन द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग नेटवर्क। और जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स था इसने गवर्नमेंट को अलाउ किया टू हैव मोर कंट्रोल ओवर द क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली टू द अंडरसर्व्ड रीजन। थर्ड वन इज द सरफेसी एक्ट 2002 में जो इस्टेब्लिश किया गया था। तो द फुल फॉर्म ऑफ सरफेसी एक्ट इज द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसने बैंक्स को अलाउ किया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो सीज करें और ऑक्शन करें द एसेट्स ऑफ द बोरर्स हु डिफॉल्ट ऑन द लोन्स। मतलब कि जो बोरर्स थे जो लोन पे नहीं कर पा रहे थे, जो उनकी जो एसेट्स को क्या करें, ऑक्शन कर दें या तो सीज कर दें। So this helped banks to recover their non-performing assets by simplifying the process of asset recovery, bypassing the need for lengthy court procedures,
And the SARFAESI Act empowers the lenders to take possession of the collateral or asset pledged by defaulters without court intervention, thus improving the asset recovery. फोर्थ वन इज द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था. सो द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर लीगल फ्रेमवर्क को फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एंड द बैड डेट्स. तो इसने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया फॉर द फास्टर रिकवरी ऑफ द बैड लोन्स बाय इनिशिएटिंग अ टाइम बाउंड प्रोसेस फॉर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. और जो IBC है वो काफ़ी क्रूशल है फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक्स बाय इंश्योरिंग दैट डिफॉल्टिंग बोरोअर्स फेस consequences and that lenders can recover due efficiently. Even as the Basel norms हैं ये developed किए गए हैं by the Basel Committee on the Banking Supervision to ensure that the banks maintain adequate capital reserves. तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये नॉर्म जो है वो एम्फोसाइज करती है द नीड फॉर बैंकिंग टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द इंसॉल्वेंसी. अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो RBI है उसने बेसल 2 और बेसल 3 कोई गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया गया है टू strengthen the banking system, including the requirements for liquidity, risk management, and the higher capital reserves. So these are the major reforms in India, जैसे कि nationalization of the banks, जिसने क्या किया, ये जो banking services है उसको expand किया to the rural areas and the priority sectors, जैसे कि agriculture, small businesses और the weaker section of the society. Second was the technological advancement. तो जो इंडियन बैंकिंग थी उसने core banking solutions को adopt किया, जिसमें जो banks हैं उनको allow किया गया to offer centralized banking services, enabling the customers to access their accounts from any branch of the bank and enhancing the convenience and the efficiency. और डिजिटल पेमेंट्स और मोबाइल बैंकिंग को क्या किया, रेवोल्यूशनाइज किया द वे कस्टमर्स इंटरेक्ट विद द बैंक्स, मेकिंग बैंकिंग सर्विसेज फास्टर, सेफर एंड मोर एक्सेसिबल, स्पेशली इन रूरल एरियाज. थर्ड वन इज द बैंक मर्जर्स. तो ये बैंक मर्जर्स ने क्या किया, ये इन्होंने एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया और कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव किया. जैसे कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया बैंक मर्जर्स को, जहाँ पे स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक्स को क्या किया, कंसोलिडेट किया इनटू द लार्जर एंटिटीज, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Fourth one is the asset quality review. Asset quality review was introduced by the RBI to address the growing problem of bad loans in the public sector banks. तो asset quality review में क्या है, जो RBI ने इंस्ट्रक्ट किए बैंक्स को to identify and classify their stressed assets more rigorously, leading to a cleaner balance sheet and the identification of the potential NPAs. फिफ्थ वन इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल और क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं इन ब्रिंगिंग द मिलियंस ऑफ द पीपल स्पेशली फ्रॉम द अंडर बैंक एंड रूरल एरियाज इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर. And these programs also provided the access to the credit and the insurance and contributing to the economic empowerment. Sixth one is the introduction of private and the foreign banks. तो इसमें क्या हुआ, लिबरलाइजेशन किया गया बैंकिंग सेक्टर को इन 1990s, जिसने अलाउ किया प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स को टू एंटर इनटू द मार्केट, लीडिंग टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड इम्प्रूव द सर्विसेज. एंड द प्राइवेट बैंक्स लाइक द HDFC, ICICI and the Axis Bank have raised the bar for the customer services, technological innovation and prompting the public sector to modernize. So these are the challenges in the banking reforms, जैसे कि non-performing asset, they are continue to be a major challenge for the public sector banks, leading to the higher financial stress and the reduction in their lending capacity. Although the reforms लिए गए हैं जैसे कि insolvency in the bankruptcy code, asset quality review, तो काफ़ी इन चीज़ों ने help किया है to address this. Bad loans remains a persistent issue for the. लेकिन वन इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एज जैसे बैंक्स जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग को फॉर द सर्विसेज, तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क को वो फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी. एंड द ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द ऑनलाइन बैंकिंग एंड द मोबाइल एप्स एक्सपोजेस द बैंक सिस्टम टू द पोटेंशियल डाटा ब्रीचेस, हैकिंग एंड द अदर साइबर थ्रेट्स. थर्ड वन इज रेजिस्टेंस टू चेंज. एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल बैंक्स में रेजिस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को और न्यू रिफॉर्म्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, fearing the job losses or changes in the work culture. This is one of the challenges in the banking reforms. Or overcoming this resistance is crucial for the successful implementation of the reforms and the modernization. Fourth one is the limited awareness. यहाँ पे क्या है, जो काफ़ी जो लोग हैं वो स्पेशली इन द रूरल एरियाज वो काफ़ी अनअवेयर हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज, लीडिंग टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग अकाउंट्स, लोन्स एंड इंश्योरेंस.
और फाइनेंशियल लिटरेसी है प्रोग्राम्स जो कि नीडेड है इस टाइम पे टू ब्रिज दिस नॉलेज गैप इन दी अंडर सर्व्ड एरियाज। फिफ्थ वन इज गवर्नेंस इश्यूज। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो ऑफन फेस करते हैं गवर्नेंस इश्यूज को, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया इन द डिसीजन मेकिंग और द पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और ये स्ट्रेंथनिंग करते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट they operate efficiently and effectively. I hope everybody is clear with the banking reforms in India. So if you like the content, don't forget to like my video and subscribe to my channel. And stay tuned for more lectures. Thank you.